हेलो। चलो शुरू करते हैं। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन मतलब हमारा सिक्योरिटी लॉ का फर्स्ट रेगुलेशन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। हमने पहले डिस्कस करा कि हमारा जो पूरा सिक्योरिटी लॉ है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर। बट यहाँ पे जब हम बात करें सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के ऊपर, ये कब एप्लीकेबल होती है? इसका नाम ही देखो, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब कभी भी कोई कंपनी अपनी शेयर्स को इशू करेगी पब्लिक को, तो हमारा सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल होता है सारी लिस्टेड कंपनी के ऊपर, तो उसका जो रेगुलेशन है सेबी आईसीडीआर, बट ऑब्वियसली वो भी लिस्टेड कंपनी के लिए ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमारे को एक एक्सेप्शन है कि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो है वो लिस्टेड कंपनी अपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तब तो एप्लीकेबल होता ही होता है, प्लस कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है तब भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। तो बोला फर्स्ट वाला रेगुलेशन तो समझ में आ गया, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई कि कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। मतलब वो लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी लॉ तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, तो उसके अंदर वो लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू करती है, अपनी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, तब सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को लिस्टेड कराती है स्टॉक एक्सचेंज में, तब कैसे एप्लीकेबल होगा? मतलब कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो अपनी शेयर्स को लिस्ट करवा रही है, तो लिस्ट कैसे करेगी? पहले उन शेयर्स को पब्लिक को इशू करेगी। तो वो जब पब्लिक को इशू करना चाहेगी तब उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा कि आप पब्लिक को इशू तो करो, प्लस उन शेयर्स को हमारे यहाँ पे लिस्टेड भी कराओ, तभी हम जाके आपका इशू लाएंगे और ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक को मौका मिलेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके। प्रैक्टिकली कैसा होता है, एक एग्जांपल देखते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने खोली 2014 में, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से मैंने 2 मेंबर रखे होंगे और उन दोनों को मैंने शेयर्स अलॉट करी होगी। 2016 में मेरी कंपनी ने ग्रोथ करी, बिजनेस बढ़ा, मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दी, तो उस हिसाब से मैंने कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम 7 मेंबर रखे होंगे। तो मान लीजिए हमने रखे 10 मेंबर, तो 10 मेंबर हमने करने के लिए हमने क्या करा, अपने जो जान पहचान के लोग हैं अपने अपने लेवल पे सबको बोला कि भाई हमारी कंपनी के शेयर लो शेयर लो शेयर लो। ये तो हमने अपने स्तर पे करा, तो जितने मिले हमने उन सबको शेयर्स दे दी। उन शेयर्स को देने से हम उन्होंने हमको पैसा दिया, उस पैसे से हमने बिजनेस करा सिंपली। अब बात करिए कि उसी कंपनी को 500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट मिला। अब 500 करोड़ रुपए लाना कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तब क्या करती है कंपनी, सोचती है कि फाइनेंस कहाँ से करे। तब वो सोचती है कि एक काम करते लोन लेते, तो लोन भी लेना इतना बड़ा लोन मतलब एक डिफिकल्ट रहता है और लोन वापस चुकाना ही पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है कि एक काम करते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया की जो पब्लिक है ना उनसे पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। वो जो काम है ऑल ओवर इंडिया से पैसा लेने का वो नेशनल वाइड होता है, और उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सेबी ने क्या कर रखा है, स्टॉक एक्सचेंज को अथॉरिटी दे रखी है कि अगर कोई कंपनी अपनी शेयर्स को पब्लिक को देना चाहती है नेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पे छोटा से छोटा बंदा भी 10 से 15 हज़ार रुपये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके उस कंपनी के शेयर्स ले पाए, तो वहाँ पे सेबी ने उसको एक रेस्ट्रिक्शन दी कंपनी की कि आप हाँ पब्लिक से पैसा तो लो तो सही, बट आप हमारे सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन जो है ना उसके अंदर जो जो लिख रखा है उनको फॉलो करो, प्लस अपने शेयर्स को लिस्टेड कराओ हमारे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। लिस्टेड कराने से क्या होगा कि घर बैठा अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मैं किसी कंपनी के शेयर्स लेना चाहता हूँ तो इजीली मैं अपने घर पे बैठे ऑनलाइन अपने डीमेट अकाउंट से उस कंपनी के शेयर्स ले सकता हूँ। अगर वही अनलिस्टेड होती तो स्टॉक एक्सचेंज का रोल ही नहीं होता और अपने अपने लेवल पे वो जो मिलती पब्लिक उसको देती है। बट स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाके कह रहे हो कि हमारे को नेशनल वाइड इशू करना है ताकि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक है हमारे इशू में इन्वेस्ट कर सके, तो आपको उन शेयर्स को लिस्टेड करानी पड़ेगी। अनलिस्टेड कंपनी अपनी शेयर्स को लिस्टेड करवा रही है पब्लिक इशू लाने के थ्रू, उसके ऊपर भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। तो दो चीज़ें का डिस्कस करा हमने एप्लीकेबिलिटी में, एक एप्लीकेबल होती है लिस्टेड कंपनी जब भी अपना कोई शेयर्स इशू कर रही है तब, एक अनलिस्टेड कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्टेड करा रही है ताकि घर बैठे इंसान उनको खरीद और बेच सके, तब हमारा एप्लीकेबल होगा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो एक ही लाइन बोलता हूँ, अ लिस्टेड कंपनी विच इज प्रपोज फॉर पब्लिक इशू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल। अ अनलिस्टेड कंपनी विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, तो भी सेबी आईसीडीआर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑलरेडी लिस्टेड प्लस लिस्टेड होने जा रही है, दोनों के ऊपर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। बाकी सारी जो रेगुलेशन पढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ऊपर एप्लीकेबल होगी, बट सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन लिस्टेड कंपनी
प्लस जो लिस्टेड होने जा रही है उन दोनों के लिए वो एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेबी इशू ऑफ कैपिटल, मतलब जब भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करना चाहती है तब ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप के इशू होते हैं, उन टाइप के इशू पे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू कराना चाहती है और स्टॉक एक्सचेंज को बोल रही है कि हमारी उन शेयर्स को लिस्टेड भी करा दो, तो इस प्रकार का जो इश्यू होता है उसे बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट ऑफर ला रही है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो हर कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर जिंदगी में एक ही बार ला पाती है। क्यों? क्योंकि मैं अनलिस्टेड कंपनी हूँ, तो मुझे लिस्टेड होने के लिए आईपीओ लाना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ लाना, फिर मैं आईपीओ लाने के बाद क्या लिस्टेड हो गया, और अगर फिर मैं लिस्टेड हो गया तो फिर मैं वापस इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं लाऊंगा, मैं फर्दर पब्लिक ऑफर लाऊंगा। तो यहाँ पे दो टाइप के इश्यू पढ़ लिया हमने। एक अनलिस्टेड कंपनी, वो आईपीओ ही ला सकती है, फिर वो लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई और उसको पब्लिक से पैसा चाहिए, तब वो जाके क्या करेगा, अपना फर्दर पब्लिक ऑफर लाएगा। पहली बार लाएगी तो आईपीओ, फिर लिस्ट हो गई, उसके बाद में और इशू कर रही है कैपिटल, तो वो सेकंड इशू हो, थर्ड इशू हो, फोर्थ इशू हो, कोई सा भी इशू हो, उसे हम बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, हमने दो टाइप ऑफ इशू डिस्कस कर लिए। एक इशू बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उस इशू को बोलेंगे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सेकंड पढ़ा हम लिस्टेड कंपनी, जो पहले लिस्टेड हो गई है आईपीओ के थ्रू, अब वो और इशू लाना चाहती है तो उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एक ही केस था, बाकी सारे केसेस एप्लीकेबल होंगे हमारे लिस्टेड कंपनी के ऊपर। तो लिस्टेड कंपनी हमारा सेकंड टाइम इशू लाना चाहती है तब भी एप्लीकेबल होगा, उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। वही लिस्टेड कंपनी कोई राइट इशू करना चाहती है, जिसमें राइट इशू का अमाउंट जो है, इशू साइज है, वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, इन दैट केस सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। वही लिस्टेड कंपनी कोई बोनस इशू लाना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं लिए बगैर वो अपनी शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना चाहती है, ऐसे केस में भी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो वो अनलिस्टेड कंपनी है ना, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो राइट इशू और बोनस इशू ला रहा है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाएगी। पर लिस्टेड कंपनी हो गई, वो राइट इशू ला रहा है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा का इशू साइज है और बोनस इशू है, उसमें साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी लाओ आप इशू, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। फोर्थ केस, वही लिस्टेड कंपनी कोई प्रेफरेंशियल इशू लाना चाहती है तो भी सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। अब प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है कि मान लो हमारे पास में 100 जने हैं, उन 100 में से मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको इनको शेयर्स इशू करना चाहता हूँ, मतलब सबसे हटा के मैं किन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो उसको हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल इशू। एक प्रकार से प्रेफरेंशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होता है, जिसमें हम सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल को ही शेयर्स इशू करते हैं। मतलब मैंने देख लिया कि हाँ इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर है, इनको मैं इशू करना चाहता हूँ, तो उसी टाइप के इशू को बोलेंगे प्रेफरेंशियल इशू। और लिस्टेड कंपनी ऐसा करती है तो सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल हो गया। फोर्थ, अगर कोई लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना चाहती है, अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसा इशू जिसमें लिस्टेड कंपनी अपने शेयर सिर्फ और सिर्फ QIBs, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, आगे हम पढ़ेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं, बट सिर्फ अभी याद रखिए कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तब उसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP। और इस टाइप के इशू में भी हमारा सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट केस, वही लिस्टेड कंपनी राइट इशू करने चाहती है आईडीआर का, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, जब हम इन डिटेल ये पढ़ेंगे टॉपिक तब मैं आपको समझा दूंगा कि आईडीआर क्या होता है। बस अभी यहाँ पे याद रखिए कि इनिशियल पब्लिक ऑफ राइट इशू ला रही है कोई लिस्टेड कंपनी आईडीआर का, तब भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है। अब वापस नेक्स्ट केसेस पढ़ते, ये हो गए हमारे लिस्टेड कंपनी के केसेस। फर्स्ट हुआ था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो हमारा इशू ला रही है आईपीओ के फॉर्म में, फिर लिस्टेड कंपनी जो फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है, राइट इशू ला रही है जिसमें अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा है, बोनस इशू ला रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ला रही है, QIPs ला रही है, या फिर राइट इशू ला रही है आईडीआर का। नेक्स्ट, जब भी कोई एसएमई कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनी अपना आईपीओ ला रही है तब भी एप्लीकेबल होगा। मतलब आईपीओ ला रही है, जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ आईपीओ ला रही है तो अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ आईपीओ मतलब एक अनलिस्टेड कंपनी
अपनी शेयर्स को लिस्टेड कराना चाहती है, उस टाइप का जो इशू लाती है उसे बोलते हैं आईपीओ। तो अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आईपीओ जब भी वर्ड बोलूँ तो एक अनलिस्टेड कंपनी अपनी शेयर्स को इशू करा रही है और वो लिस्टेड होने जा रही है। तो आईपीओ बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एसएमई कंपनी। तो फर्स्ट जो केस हमने पढ़ा था कि अनलिस्टेड कंपनी जो ऑफर ला रही है उसको बोल रही है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब एसएमई कंपनी अपनी शेयर्स को आईपीओ के थ्रू इशू लाना चाहती है ना, तब वो एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे अपनी शेयर्स को वो लिस्ट कराएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है एसएमई प्लेटफॉर्म, एक होता है मेन बोर्ड और एक होता है आईजीपी प्लेटफॉर्म। जब भी कोई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस अपने शेयर्स को इशू कराना चाहती है, पब्लिक इशू कराना चाहती है और अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, तो वो लिस्टेड होती है एसएमई बोर्ड पे। सेकंड, अगर कोई आईपीओ एसएमई कंपनी नहीं है, इससे बाहर की कंपनी, बड़ी कंपनी है, वो अपना आईपीओ लाना चाहती है, तो वो अपने आप को लिस्ट कराएगी मेन बोर्ड के ऊपर। इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर किसी कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है तो वो अपने आप को कंपलसरी लिस्टेड कराएगी एसएमई बोर्ड पे। अगर उसकी वही कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है पर 25 करोड़ तक है तो इन दैट केस वो अपने आप को लिस्टेड कराएगी। लिस्टेड कराने का उसके ऊपर ऑप्शन है, वो आइदर एसएमई बोर्ड पे भी लिस्ट करा सकती है और मेन बोर्ड पे भी करा सकती है। बट यही बात करूँ, जब मेरा पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, 25 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, इन दैट केस ओनली मेरे को मेन बोर्ड पे लिस्ट कराने पड़ेगा। तो 2 बोर्ड की बात कर दी, एसएमई बोर्ड जब हमारे पोस्ट पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, या फिर मेरे पास ऑप्शन है 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में, तब ऑप्शन है, तब मैं एसएमई पे जा सकता हूँ। अदरवाइज 25 करोड़ से ज़्यादा है तो कंपलसरी मेरे को मेन बोर्ड पे लिस्ट करानी है। तो फर्स्ट केस जो पढ़ा था हमने, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, वो थी मेन बोर्ड पे लिस्ट करा रही है, मतलब उसमें उनकी सबकी कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा जा रही है। और वो कंपनी जिसकी 25 करोड़ से कम हो जा रही है और 10 करोड़ तक ही है, तो उनको ऑप्शन है कि वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे कर सकती है, और 10 करोड़ से कम है तो कंपलसरी एसएमई बोर्ड पे ही कर सकती है। तो ऐसे एसएमई कंपनी जो अपनी शेयर्स को एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा रही है आईपीओ के थ्रू, उसके ऊपर भी हमारा सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट केस, आईपीओ ऑफ आईडीआर। ऊपर हमने पढ़ा था लिस्टेड कंपनी राइट इशू कर रही है आईडीआर का, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीओ ऑफ आईडीआर। आईपीओ वर्ड जैसे बोला ना तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हाँ अनलिस्टेड कंपनी। तो अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करा दी, अपने आईडीआर को लिस्ट करा दी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसलिए ये एक अलग केस हो गया। और वही फिर लिस्ट हो गई कंपनी, फिर वो लिस्टेड कंपनी में आ गई और वो लिस्टेड कंपनी राइट इशू कराना चाहती है, तो वो हमारा अलग केस आ गया। ये यहाँ पे बात करें तो आईपीओ ऑफ आईडीआर मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, और वहाँ पे राइट इशू की बात कर रहे थे मतलब वहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी थी जिसने अपने पहले ही आईपीओ ला चुका होगा वो, और अपने आप को लिस्ट करा चुका है। थर्ड लास्ट केस है ये हमारा, इशू ऑफ लिस्टिंग ऑन इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होता है? मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बताए थे, एसएमई बोर्ड, मेन बोर्ड, और दोनों की मैंने बता भी दी आपको पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। अब ये थर्ड बोर्ड होता है आईजीपी बोर्ड। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने देखो एक सिंपल सी चीज़ करी है कि आप अगर कोई कंपनी हो और आप ये बिजनेस करते हो, सेबी ने बता रखा है कि कौन कौन से बिजनेस ये बिजनेस करते हो, तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप अपने शेयर्स को आईजीपी प्लेटफॉर्म, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कराए। ये वो कंपनी होती है जिनको गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हाँ ये ग्रोथ करे, तो ग्रोथ करेंगे तभी करेंगे जब पब्लिक से वो पैसा ले सकती होगी, उन पैसे से वो बिजनेस करेगी। तो यहाँ पे उनको एक ऑप्शन दे दिया, आप एक काम करो, आप इस कैटेगरी में आते हो, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो आप आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा दो अपने शेयर। और यहाँ पे एक मेन चीज़ उनको दी है कि वो लिस्टिंग अपनी आईपीओ के थ्रू और विदाउट भी करा सकते हैं, मतलब आईपीओ लाए बिना भी वो अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं आईजीपी प्लेटफॉर्म पे। गवर्नमेंट इनको एक प्रकार की छूट दे रही है और इनको एक प्रकार से मोटिवेट कर रही है कि आप हाँ लिस्टेड कराओ अपनी कंपनी को और लोगों से पैसा लो और उन पैसे से आप बिजनेस करो, क्योंकि आपकी तरक्की हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन दी है। ये एप्लीकेबिलिटी दी है रेगुलेशन नंबर 3 में। रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में हमारे को एप्लीकेबिलिटी बताई है। फटाफट से रिवाइज कर देते हैं क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है। जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लाती है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू लाती है जिसमें अमाउंट 50 करोड़ से ज़्यादा का है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी बोनस इशू लाती है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है, जब भी कोई लिस्टेड कंपनी आईडीआर राइट इशू करती है आईडीआर का, यहाँ पे हमारा लिस्टेड कंपनी खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट एसएमई कंपनी आईपीओ ला रही है तब भी होगा,
कोई कंपनी आईपीओ ला रही है आईडीआर का तब भी एप्लीकेबल होगा, और कोई कंपनी लिस्टिंग कराने जा रही है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये सारे अलग अलग केसेस है जहाँ पे हमारा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। तो दोनों चीजें हैं, अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है तब भी एप्लीकेबल होगा, और लिस्टेड कंपनी और पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कराने जा रही है तब भी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि मेन वर्ड बोल रहा हूँ कि इशू ऑफ शेयर, तो वो कौन सा प्रकार के शेयर है जो वो लिस्ट इशू करना चाह रही है जब सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। आपने एप्लीकेबिलिटी तो देख ली कि ये कर रही है, इशू ऑफ शेयर कर रही है, लिस्टेड कंपनी कर रही है, अनलिस्टेड कंपनी पहली बार लिस्टेड करने के लिए जा रही है तब हो रही है, तो सेबी आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। पर वो कौन से टाइप की शेयर्स इशू कर रही है, वो होती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। यहाँ पे वर्ड लिख रखा है कि कोई भी कंपनी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू करती है तब से भी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है। और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स प्लस इक्विटी कन्वर्टेड शेयर्स, वो शेयर्स जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो सिक्योरिटीज जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है प्लस इक्विटी, दोनों टाइप के अगर शेयर्स आप इशू कर रहे हो, सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, तभी आपके ऊपर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करना चाहती है तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इशू होना चाहिए या तो इक्विटी शेयर्स का या ऐसे शेयर्स का जो इक्विटी में कन्वर्ट हो रही हो। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कौन से टाइप के इशू थे जिनके ऊपर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है पब्लिक नॉट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब नए पब्लिक को इशू करना चाहिए, अपने पुराने शेयर होल्डर को दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो वहाँ नहीं माना जाता है, बड़े लेवल पे हो रहा है काम, इनिशियल पब्लिक ऑफर एप्लीकेबल होगा सेबी आईसीडीआर। सेकंड, तो फर्दर पब्लिक ऑफर है, मतलब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो और शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, आईसीडीआर एप्लीकेबल। राइट इशू, राइट इशू में क्या होता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हैं कि हाँ हमारी कंपनी के और शेयर खरीदो, और उसमें जो इशू कर रहे हैं हम वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ मोर देन 50 करोड़ रुपीज, मतलब 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, तब हमारे और टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर कंसिडरेशन, इसमें हम उनसे पैसा लेंगे, उसको बोलते हैं राइट इशू, और राइट इशू पर भी एप्लीकेबल होता है सीबी आईसीडीआर। नेक्स्ट, बोनस इशू, बोनस इशू में कोई लिमिट नहीं है, लिस्टेड कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट कंसिडरेशन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू कर रही है, वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वो सेलेक्ट वाला जो मेथड है ये कोई दूंगा, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस कर रहा हूँ और इशू कर रहा हूँ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और एक में एक लिस्टेड कंपनी हूँ तब एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, क्यूआईपीज में एक लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबीज को, क्यूआईबीज क्यों कौन है आगे देखेंगे, ठीक है, उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूँ तो भी मेरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। ये वो केसेस है जहाँ पे सारा एप्लीकेबल होगा मेन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सेबी किसी भी कंपनी को बोल देगा कि हाँ आप इश्यू लाओ, फर्दर पब्लिक ऑफर भी ले आओ या फिर आप इनिशियल पब्लिक ऑफर भी ले आओ। अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं अनलिस्टेड था, मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ 500 करोड़ रुपए का इशू लाता हूँ और पब्लिक से पैसा लेता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि मेरा आईपीओ लाना है मुझे, स्टॉक एक्सचेंज ने कहा ठीक है आप ले आओ। अगर मान लो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो कोई सी भी कंपनी आईपीओ लाई, पैसे ले लिए लोगों के, और मान लो वो इंडिया छोड़ के भाग गए, तो आपके पैसे तो गए। फिर वापस कोई दूसरी कंपनी आए, वो कह रही है कि मैं आईपीओ लाना चाहता हूँ, अपने शेयर्स को इशू करना चाहता हूँ, जेन्युइन कंपनी, भागने वाली नहीं, तो बताओ पब्लिक उसमें पैसा देगी? पब्लिक क्या सोचेगी, मैंने पहले जिस कंपनी को दिया था वो कंपनी तो भाग गई, पैसा लेके भाग गई, मेरे पैसा वापस आया ही नहीं, फ्रॉड हो गया मेरे साथ में। तो वहां पे क्या करती है सेबी, क्या बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो कंपनी है अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आप पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते, आप अपनी लाइफ में नहीं ला सकते अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हो। तो सेबी ने एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हाँ जो फ्रॉड वाली कंपनियां हैं जिनमें लगता है कि घोटाला हो रहा है, उन कंपनी को हम पब्लिक का पैसा नहीं देंगे। कल लेके वो अगर भाग गए हमारा पैसा तो नेक्स्ट टाइम लोग जो है वो हमारे पे भरोसा कैसे करेंगे? सेबी पे लोग बाग आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। अगर कोई कह देता है ना कि हाँ इन कंपनी ये लिस्टेड कंपनी है, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, अरे इसके ऊपर तो सेबी ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रखे, तो वो सारे रेगुलेशन सेबी उनका देख रही है, मतलब सेबी की नज़रों में है वो, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ फ्रॉड होने के जो चांसेस है वो बहुत कम है क्योंकि सेबी इनको रेगुलेट कर रहा है। तो अगर सेबी रेगुलेट कर रहा है तो मैं आराम से उनके ऊपर पैसा लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि सेबी रेगुलेट कर रहा है मतलब वो कंपनी सही है।
तो सेबी पे इतना भरोसा है, आप लिटरली अपने किसी दोस्त वगैरह से जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है उससे पूछना कि आप किस कंपनी के है ना शेयर्स खरीद रहे हो, किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है आप शेयर खरीद रहे हो। लिटरली उन्हें बहुत सारे जनों को पता ही नहीं होता है कि कंपनी क्या काम कर रही है। उनको भरोसा है सेबी के ऊपर कि हाँ सेबी ये लिस्टेड कंपनी होने जा रही है, तो इसको सेबी ने देख लिया होगा कि हाँ ये फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर सकती है, या फिर लोगों का पैसा तो नहीं खा जाएगी, या फिर फालतू कंपनी तो नहीं है। ये सब देखने के बाद में ही उनको परमिशन देते हैं आईपीओ के लिए। तो मैं एक जेन्युइन बंदा आंख बंद करके सेबी पे भरोसा कर देता है और आईपीओ में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला कि अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हो तो आप नहीं ला सकते हो अपना पब्लिक ऑफर, भले वो आईपीओ के थ्रू हो भले वो एफपीओ के थ्रू हो। अब यहाँ पे रेगुलेशन बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर बोला है कि कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ और एफपीओ। मतलब आप अगर इन कैटेगरी में आ रहे हो तो नहीं आप आईपीओ ला सकते हो, नहीं आप एफपीओ ला सकते हो। आईपीओ ला सकते हो और एफपीओ ला सकते हो। आईपीओ के लिए रेगुलेशन दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रेगुलेशन 5(1) और 5(2). वही बात करूँ एफपीओ की तो वहां पर रेगुलेशन दी है रेगुलेशन नंबर 102। तो यहाँ पे अलग अलग रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि एक्ट जब बनाया ना तो उसने पहले आईपीओ लिखा, आईपीओ का रेगुलेशन शुरू कर दिया उसने फोर्थ के ऊपर। फोर्थ के बाद में उसने इन्हें बताया कि आईपीओ में अगर आईपीओ ला रहे हो तो एलिजिबिलिटी ये रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, यू करके बहुत आगे तक रेगुलेशन के। तो उसके बाद में अप्रोक्स 100 के बाद में शुरू हुआ, वहाँ पे उन्होंने टॉपिक लगा फर्दर पब्लिक ऑफर, और उसके अंदर भी वापस जो कॉमन पॉइंट हो रहे हैं ना वो वापस रिपीट करे। बेयर एक्ट में तो पूरा का पूरा लिखा होता है, तो मैंने आपके लिए वो इजी कर दिया। मैंने जो अलग अलग कंडीशन लिख रखे दिए आईपीओ के केस में भी और एफपीओ के केस में भी, उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया ताकि आप हाँ इस चार्ट के थ्रू इजीली याद रख सको कि हाँ आईपीओ ला रहे हो एफपीओ ला रहे हो, ये दोनों कंडीशन है, ये सेम है इनके ऊपर, या फिर इस कंडीशन में यहाँ पे इतना सा फर्क है और इसका यहाँ पे इतना सा फर्क है। इसलिए इनको हम साथ साथ में पढ़ेंगे, बट रेगुलेशन में बहुत फर्क आएगा क्योंकि रेगुलेशन 5 से शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट 60 तक वो आईपीओ का रेगुलेशन है, और उसके बाद में 100 के ऊपर शुरू हो रहा है वो एफपीओ के रेगुलेशन है। और रेगुलेशन में उन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत सारे रेगुलेशन उनके सेम है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। आईपीओ के केस में 4 कंपनियों को बोला है कि हाँ ये कंपनी नहीं ला सकती है आईपीओ, और एफपीओ के केस में 3 बोला है। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ आईपीओ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पढ़ते हैं हम वो कौन सी 4 कंपनीज है जो अपना आईपीओ या एफपीओ नहीं ला सकती है। सबसे पहले कंपनी जहां पर इश्योर खुद या इश्योर का प्रमोटर या प्रमोटर के ग्रुप, प्रमोटर का ग्रुप मतलब कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, उनके रिलेटिव वगैरह वो सब प्रमोटर ग्रुप, या फिर सेलिंग शेयर होल्डर, जिनको डिबार्ड कर रखा है सेबी ने कि आप भाई आप अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ए लिमिटेड हूँ तो ए लिमिटेड खुद या ए लिमिटेड का प्रमोटर या उसका प्रमोटर ग्रुप या उसका कोई सेलिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग शेयर होल्डर मतलब ऐसा शेयर होल्डर जो अपने शेयर को सेल कर रहा है, वो उनको सेबी ने डिबार्ड कर रखा है कि मना कर रखा है कि आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। वो कंपनी कभी भी अपना आईपीओ या एफपीओ नहीं ला सकता। अब यहाँ पे इशूर का समझ में आ गया कि हाँ मैं अपनी कंपनी की शेयर्स ला रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, वो समझ में आ गया। प्रमोटर मतलब प्रमोटर ही मेन करता धरता होता है, वो कंपनी का इशू ला रहे हैं और वो डिपार्टेड है, समझ में आ गया। सेलिंग शेयर होल्डर क्या होता है? सेलिंग शेयर होल्डर मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, एक अनलिस्टेड कंपनी है, वो अपनी आईपीओ लाना चाहती है, अपने शेयर्स को लिस्टेड कराना चाहती है और पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। तो उसमें जो शेयर होल्डर थे खुद, भले वो प्रमोटर हो या कोई भी शेयर होल्डर हो, वो चाहता है कि अच्छा आप आईपीओ में है ना शेयर इशू करना चाहते हो, मेरे पास 10,000 शेयर पड़ी हुई है, एक काम करो मेरे उसमें से 5,000 शेयर्स आप पब्लिक को भेज दो, तो मैं बन जाऊंगा सेलिंग शेयर होल्डर। और इस प्रकार का इशू जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने खुद के शेयर्स भी पब्लिक को बेच रहे हैं, उस प्रकार के ऑफर को बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। जब भी मैं बात करूँ ऑफर फॉर सेल की, तो ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने खुद की पुरानी शेयर से बेच रहे हैं, मतलब नए शेयर्स नहीं इशू कर रही है, अपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वही इशू कर रही है, उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। अब हमारा पब्लिक इशू कुछ भी हो सकता है, फ्रेश इशू भी हो सकता है, मतलब नई शेयर भी इशू कर सकते हैं, या फिर ऑफर फॉर सेल भी कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। सपोज मैं मान लो कि 10 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूँ नहीं, और 5 लाख शेयर्स हमारी एग्जिस्टिंग कर सकता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम पब्लिक इशू में रख सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ नई शेयर भी इशू कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है कि अगर सेलिंग शेयर होल्डर अपना खुद का शेयर्स भी बेच रहा है और वो डिमांड कर रखा है सेबी ने कि भाई तू अपने शेयर्स नहीं बेच सकता, ऐसा पर्सन है वो, तो इन केस में वो कंपनी अपना आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकती है। फर्स्ट पॉइंट खत्म। रिपीट कर लेते हैं, इश्यूअर प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या फिर कोई सेलिंग शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर्स को
पब्लिक को इशू करना चाहती है आईपीओ के थ्रू या एफपीओ के थ्रू, और उनको सेबी ने मना कर रखा है, डिपार्ट कर रखा है, निकाल रखा है, बाहर फेंक रखा है कि आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते, वो कंपनी नहीं कर सकती। सेकंड, अगर मान लो मेरी कंपनी है, उसमें कोई ऐसा प्रमोटर है या फिर ऐसा कोई डायरेक्टर है जो ऐसी कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर है जिसको सेबी ने डिबार्ड कर रखा हो, मतलब पॉइंट नंबर ए के जो डायरेक्टर है वो किसी या डायरेक्टर या प्रमोटर है वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर या प्रमोटर है, तो वो और कंपनी भी डिबार्ड हो गई। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड है, उसका डायरेक्टर है एक, मान लो मिस्टर ए, वो डायरेक्टर मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में भी वो डायरेक्टर है, और XYZ लिमिटेड को सेबी ने डिबार्ड कर रखा है पब्लिक इशू के लिए, तो बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप हमारी एबीसी लिमिटेड है ना, वो भी डिबार्ड हो जाएगी। तो सिंपल सा केस यही है, मिस्टर ए को निकाल दो बाहर कंपनी से, तो आपकी कंपनी एलिजिबल हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे हम केस डिस्कस करते हैं। सपोज एबीसी लिमिटेड है जिसको सेबी ने डिबार्ड कर दिया है कि आप अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो, और वो डिबार्टर का पीरियड दिया 7 ईयर का कि आप 7 साल तक इशू नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर मेरा 7 साल खत्म हो गए? तो 7 साल का डिबार्ट पीरियड था, 7 साल खत्म हो गए, अब क्या? सेबी ने यहाँ पे एक और रूल निकाल दिया कि अगर आपका डिबार्ट का पीरियड खत्म हो गया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर मेरे को 10 साल तक डिबार्ट कर रखा था, 10 साल पूरे हो गए, तो मैं अपना पब्लिक इशू 10 साल बाद ला सकता हूँ, पर 10 साल तक नहीं ला सकता हूँ। तो यहाँ पे है पीरियड ऑफ डिबार्ट ओवर हो गया, तो देन बिकम आई एलिजिबल फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। 2 केस डिस्कस कर दिए, एक तो मैं खुद ही डिबार्टर हूँ, एक या फिर मेरे कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर डिबार्ट है, दूसरी कंपनी में है, वहां पे डिबार्ट है वो, तो हमारी कंपनी भी डिबार्ट हो गई। थर्ड केस, जब हमारी कंपनी का प्रमोटर या फिर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर हो, मतलब उसने जानबूझ के गलतियां कर रखी है, कंपनी एक्ट के प्रोविजन वगैरह फॉलो नहीं करे, या फिर लिस्टेड कंपनी के प्रोविजन फॉलो नहीं करे, या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, मतलब धोखाधड़ी से उसने बोरोविंग कर रखी है। हमारी कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, धोखाधड़ी से उसने किसी से लोन ले रखा है, किसी कंपनी को फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिखा के लोन वगैरह लिया है, ऐसा कोई है तो भी हमारी कंपनी आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकती है। और एक और केस है, अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है हमारी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तब भी नहीं कर सकते। फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर का मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसने करोड़ों का घपला कर रखा है और इंडिया छोड़ के भाग गया, ऐसा कोई पर्सन है, वैसा पर्सन हमारी कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर है, तो सिंपली वो कंपनी भी, हमारी कंपनी भी आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकती है। डी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है आईपीओ के केस में। अगर आप एफपीओ ला रहे हो तो अपनी कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे इन्हीं तीन पॉइंट पे, वो डिबार्टर वाला पीरियड, इश्योर वाला, प्रमोटर या डायरेक्टर डिबार्ट तो नहीं किसी और कंपनी में, या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर, विलफुल डिफॉल्टर, या फिर इकोनॉमिकल फ्यूजिटिव ऑफेंडर तो नहीं है। ये केस ही में ही आप एफपीओ में यही 3 केस देखोगे, और आईपीओ है तो ये साथ में एक और पॉइंट है चौथा, वो भी देखोगे। अब एक और बात बता दूं, ये जो फ्रॉडुलेंट बोरोवर कह रहा हूं मैं, ये अभी ऐड करा गया है। ये पहले यहाँ पे सिर्फ विलफुल डिफॉल्टर और फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर था, इसमें एक और चीज ऐड कर दी, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ये अमेंडमेंट है। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, आईपीओ के केस में एप्लीकेबल होगा, बाकी नहीं होगा। उसमें क्या बोला है कि आपकी कंपनी की कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं हो सकती है। मतलब अगर अनलिस्टेड कंपनी हो, मैं अपने शेयर्स को लिस्टेड कराना चाहता हूँ, आईपीओ लाना चाहता हूँ, उस केस में अगर मेरे पास में कोई भी मेरी सिक्योरिटीज है उनको इक्विटी में कन्वर्ट करना बाकी है, तो मैं आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकता हूँ। अगर मेरे को लाना है तो मुझे पहले उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई एम एलिजिबल। बट इसमें 2 एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर ये दो प्रकार के जो आपके शेयर्स है वो अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आईपीओ ला सकते हो। वो एक्सेप्शन है अगर कोई भी ऑप्शन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मैंने दी है वो किसी एम्प्लॉय के बेनिफिट के ऑप्शन या स्कीम के तहत दी है, मतलब अपने एम्प्लॉय को दी है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी दी है, वो इसोप या इसोस के अंडर दी है और वो आउटस्टैंडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो भी आईपीओ ला सकते हो। सेकंड, अगर मैंने जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी दी है उनके ऊपर जो पैसा लेना था मेरे को, वो पूरा पैसा आ चुका है, मतलब वो हमारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फुल्ली पेड पे 10 रुपए की इशू करी मैंने और 10 ही रुपए मेरे को टोटल रिसीव हो चुका है। ऐसे कोई, खाली उनको कन्वर्ट करना ही बाकी है, ऐसी कोई शेयर से तो भी मैं आराम से अपना आईपीओ ला सकता हूँ। फोर्थ केस वापस देख लेते हैं, क्या था कि अगर हमारी कंपनी की कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, कन्वर्ट करना उनका बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है। और उसके 2 एक्सेप्शन दिए, एम्प्लॉय वगैरह को इसोप या इसोस के थ्रू
शेयर्स इशू करी है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी है, वो आउटस्टैंडिंग है तो चलेगा, या फिर उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का हमारा पैसा फुल्ली पेड अप कन्वर्टेबल इक्विटी कन्वर्टेबल शेयर से तो भी चलेगा। अगर इन क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो आप तो आप अपना आईपीओ नहीं ला सकते हो, अपना एफपीओ नहीं ला सकते हो, और इन कंपनीज के अंदर नहीं आ रहे हो, उन कैटेगरी के अंदर नहीं फॉल कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ के लिए वापस बता दो, रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा 5 और एफपीओ के लिए रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा 102। अब ये देख लिया हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी करनी है। मतलब मान लो कि अगर मेरी कंपनी, सबसे पहले मैं चेक करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हाँ मेरी कंपनी एलिजिबल तो है, हाँ एलिजिबल है, फिर मैं देखूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या पूरी है। इस रिक्वायरमेंट का सिंपली आप मतलब ये सोचो कि छोटी मोटी कंपनी को आप अपनी मेन बोर्ड पे लिस्ट नहीं होने दे रहे हो। अब यहाँ पे मैं जितनी भी लिस्टिंग की बात करूंगा ना, वो लिस्टिंग की बात होगी मेन बोर्ड के ऊपर। मतलब उनका पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, और उन्हीं कंपनी की मैं ये सारे रेगुलेशन उन्हीं कंपनी के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब 10 करोड़ से कम होगा तब वो स्पेशल टॉपिक था ना आईपीओ ऑफ एसएमई, तब वहाँ पे मैं सारी कंडीशन आपको वापस बता दूंगा। वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और आपके कोर्स में भी इतना नहीं है। तो अगर आईपीओ ला रहे हो आप या एफपीओ ला रहे हो तो फर्स्ट आप एलिजिबल हो कि नहीं हो कंपनी वो देखोगे, फिर आप मेन बोर्ड पे लिस्ट कराने जा रहे हो तो ये क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आईपीओ का केस की बात करूँ तो वहाँ पे रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा 6(1) और 6(2), और एफपीओ की क्राइटेरिया की बात करूँ तो वहाँ पे रेगुलेशन का एप्लीकेबल होगा 1011 एंड 2। अब आईपीओ के केस में सबसे पहले हम आईपीओ का केस डिस्कस करते हैं। आईपीओ का केस क्या बोलता है कि 4 रिक्वायरमेंट है, वो चारों रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर रहे हो चारों एक साथ में, मतलब यूनिक इन चारों में से कोई एक भी, चारों एक ही टाइम में फुलफिल होनी चाहिए, तो आपका रिक्वायरमेंट भी पूरा है, आप एलिजिबल भी हो, आप आईपीओ ला सकते हो। यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी। एफपीओ का केस है, एफपीओ के केस में एक ही चीज एप्लीकेबल होती है, एक ही कंडीशन दे रखी है, वो है तो आप एफपीओ के लिए एलिजिबल हो, आपका रिक्वायरमेंट भी पूरा है और आप एफपीओ ला सकते हो। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम रेगुलेशन 6 आईपीओ के लिए। तो आईपीओ लाना है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट। फर्स्ट बोला उन्होंने आपका नेट टेंजिबल जो असेट है वो पिछले हर एक 3 साल का 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब पिछले 3 साल का मैं निकालूंगा 2000, मतलब मान लो 22, 2021, 2020, इन तीनों का हर साल का नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अगर एक भी साल का कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आपको वेट करना पड़ेगा एक और साल के लिए। उस साल में भी अगर मान लो आपका 3 करोड़ से या 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा हो गया, फिर आप उसके अगले साल में एलिजिबल बन जाएंगे, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करो हर एक 3 साल का आपको नेट टेंजिबल एसेट देखना है 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का। और एक और कंडीशन दी इसके साथ में कि नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा तो ही है, पर उसमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल, अगर मेरा नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, मेरा है पिछले साल का मान लो 10 करोड़, और 10 करोड़ में से 50% मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर मैं मान लो पिछले साल का मेरा जो नेट टेंजिबल एसेट है वो 10 करोड़ में से 60 करोड़ तो कैश में ही है या फिर बैंक बैलेंस ही है, तो इन केस में हमारा क्या होगा कि हमारे को एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सेस 50% से ज़्यादा है, 50% मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा है, 6 करोड़ था मतलब 1 करोड़ ज़्यादा, वो मैं अपने बिजनेस में या अपना जो प्रोजेक्ट ला रहा हूँ जिसके लिए मैं आईपीओ ला रहा हूँ उसमें ही मैं यूज़ करूँगा। ऐसा अगर डिक्लेरेशन देता हूँ मैं तो मेरा चलेगा, तो मैं एलिजिबल रहूँगा, मेरी क्राइटेरिया सारी फुलफिल रहेगी। क्या पढ़ा हमने कि नेट टेंजिबल एसेट है वो हमारे पिछले हर एक 3 साल का 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें मॉनेटरी टर्म्स में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मॉनेटरी टर्म्स से 50% ज़्यादा है तो मेरे को डिक्लेरेशन देना है कि जो एक्सेस अमाउंट है 50% से ज़्यादा है उसको मैं अपना यूज़ करूंगा बिजनेस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। यहाँ पे जो 50% वाला मॉनेटरी टर्म्स का क्राइटेरिया वो ऑफर फॉर सेल में नहीं होता है। मतलब अगर मैं फ्रेश सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ तो ये कंडीशन देखनी है, पर अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर से बेच रहा हूँ तो 50% से ज़्यादा का अगर मेरा मॉनेटरी टर्म्स में भी है तो भी चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर सेल वालों के लिए रिलैक्सेशन है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई नेट टेंजिबल एसेट की 3 करोड़ से ज़्यादा हर एक 3 साल में, 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होती है कि एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज वर्ड यूज हो रहा है मतलब डिवाइड करना है आपको, ठीक है। एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का
15 करोड़ या 15 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज मेरे पिछले 3 साल का प्रॉफिट हर साल में 20 करोड़ था, तो उन तीनों का प्लस करूंगा, 20 + 20 + 20 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज बोला गया है, डिवाइड बाई 3 क्योंकि पिछले 3 साल का था, इसलिए 3 साल का मैंने डिवाइड करा, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 20। वो 20 जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो 15 करोड़ या 15 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होगी, आपका एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ या 15 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, और तीनों साल का मिला के। पिछली बार जब हमने देखा था नेट टेंजेबल एसेट में, तो हर एक 3 साल का देखा था, पर यहाँ पे हमारे को तीनों साल का मिला के फिर उसका एवरेज निकालना है, वो 15 करोड़ या 15 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ओवर। थर्ड कंडीशन है नेटवर्थ की। नेटवर्थ में भी बोला है पिछले हर एक 3 साल का हमारा नेटवर्थ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेटवर्थ पिछले हर 3 साल का 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, ये एप्लीकेबल कब होगी, और एप्लीकेबल होगी तो एप्लीकेबिलिटी के अंदर क्या है, ये दोनों चीज़ पढ़ेंगे अपना। फर्स्ट वो एप्लीकेबल होगी कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहता है, कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है, और आईपीओ लाने से पहले पिछले 1 साल में उसने कंपनी ने अपना नाम चेंज करा है, तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो हमारे को यहाँ पे 2 पार्ट कर देने। अनलिस्टेड वाली कंपनी है तो उसने अपना नाम चेंज करा है कि नहीं करा है पिछले साल में, अगर करा है तो फिर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी ये देखना, और अगर नहीं करा है तो ये रिक्वायरमेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंप्लाइड है आपकी। ठीक है, तो मान लो मेरी कंपनी थी, वो थी मेरी XYZ लिमिटेड, XYZ फर्नीचर लिमिटेड। तो आपके नाम से ही पता क्या पड़ रहा है कि हाँ XYZ फर्नीचर लिमिटेड है, वो फर्नीचर का बिजनेस करती होगी। अब मैंने पिछले, जब से मैं आईपीओ लाना चाहता हूँ उसके पिछले 1 साल के अंदर मैंने उसको नाम चेंज कर दिया और लिख दिया मैंने XYZ ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, तो मतलब मेरी कंपनी का पूरा बिजनेस ही डाइवर्सिफाइड हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नए बिजनेस के, जो नया बिजनेस का नाम है, उस नाम से जो मेरा बिजनेस रिफ्लेक्ट करता है, उस बिजनेस का रेवेन्यू हमारा 50% से ज़्यादा का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस ऑटोमोबाइल कंपनी का फर्नीचर लिमिटेड जो थी उसका मैंने नाम चेंज करके ऑटोमोबाइल लिमिटेड कर दिया, तो मेरा टोटल जो रेवेन्यू हुआ ना, उसका 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू होना चाहिए ऑटोमोबाइल के बिजनेस से, क्योंकि हमारा नाम जो है ना वो ऑटोमोबाइल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारी मेन, कोई भी हमारी कंपनी का नाम पड़ेगा ना तो उसको यूँ लगेगा हाँ ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स में काम करती है। अगर मान लो वही कंपनी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड नाम रख रखा है और वो बिजनेस कर रही है फर्नीचर का, 80% ऑफ द उसका प्रॉफिट है वो फर्नीचर से आ रहा है, तो कोई भी कंपनी, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी इन्वेस्टर है, अगर उस कंपनी का नाम सुनेगा कि ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, तो उसको क्या लगेगा कि हाँ ये कंपनी तो ऑटोमोबाइल्स में कर रही होगी, पर एक्चुअल में देखा जाए तो 80% से ज़्यादा का उसका रेवेन्यू फर्नीचर से था, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन दी है, अगर आपका नाम अगर पिछले 1 साल में चेंज हुआ है तभी एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं हुआ है तो ये कंडीशन नहीं देखनी। अगर हुआ है तो आपको क्या देखना है, आपका टोटल जो प्रॉफिट है उसका 50% से ज़्यादा का जो प्रॉफिट है वो नए बिजनेस से जो एक्टिविटी सजेस्ट हो रही है उससे होना चाहिए। ये पूरी चारों कंडीशन जो थी वो रेगुलेशन 6(1) के अंदर आती है। 6(2) इसके नीचे आएगा। अब 6(1) के अंदर 4 कंडीशन आती है। नेट टेंजिबल एसेट की आती है, एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आती है, नेटवर्थ की आती है, और कंपनी ने अपना नाम चेंज करा, तो ये 4 आती है। अगर सपोज मान लो ये चारों कंडीशन साथ में फुलफिल करनी है और मान लो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। अगर मान लो किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, एक या रिक्वायरमेंट मान लो या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट मान लो, कोई फुलफिल नहीं होता है, तो सेबी ने उनको एक अलग से रास्ता दिया है। उनको बोला है कि अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हो तो एक काम करो, आप आईपीओ तो ला पाओगे, बट आईपीओ आपको लाना पड़ेगा बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू। और बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि अगर ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो कंपनी अपना आईपीओ तो ला सकती है, बट वो आईपीओ लाएगी बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू, जहां पे जो इशू साइज है उसका 75% मिनिमम, 75% या उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को देना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे 2 टॉपिक बन गए, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन है वो पता करना है हमारे को, और एक बिग बिल्डिंग इशू क्या होता है। जब हम बिग बिल्डिंग इशू पढ़ेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो मतलब नहीं, वो एक अलग ही बड़ा टॉपिक है। तो सिर्फ इतना याद रखो, बुक बिल्डिंग इशू एक प्रकार का ऐसा इशू होता है जिसमें जो इशूअर होता है वो उसको इशू साइज नहीं पता होती है, या फिर उसको अपने शेयर्स कितने इशू करने हैं या किस प्राइस पे इशू करने हैं वो नहीं पता होते। तो वो क्या करता है, एक बार एक ट्रायल मेथड करता है कि मैं अपने शेयर्स को
इतना इस प्राइस पे या इससे या इसके बीच में प्राइस पे इशू करके देखता हूँ तो लोग कितना डिमांड कर रहे हैं मेरे ऊपर, फिर मैं डिमांड देखूंगा कि हाँ मेरी कंपनी की डिमांड कितनी है मार्केट में, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए जने कितने तैयार है, उस डिमांड के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा मेरी प्राइस क्या होगी। तो बुक बिल्डिंग इशू एक प्रकार का ऐसा इशू होता है जहाँ पे इश्यूअर को पता नहीं होता है कि मेरे को प्राइस क्या रखनी चाहिए या मेरे को कितने शेयर्स इशू करना चाहिए। उस केस में वो बुक बिल्डिंग इशू करेगा, उसकी कंपनी की बिडिंग होगी, बिडिंग से उसको पता पड़ेगा कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और उस डिमांड के हिसाब से वो अपना अलॉटमेंट या इशू साइज या अपने प्राइस डिसाइड करेगा। तो ऐसा कोई इशू ला रहे तो उसमें मिनिमम आपको 75% QIBs को अलॉट करनी है। अगर 100 करोड़ का इशू ला रहे हैं तो 75 या उससे ज़्यादा करोड़ का अलॉटमेंट जो होगा वो मेरे को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को करना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं करता हूँ मैं, अगर मैं 60% अलॉट करता हूँ QIBs को, तो इन दैट केस आपको रिफंड करना पड़ेगा ऑल अमाउंट, क्योंकि आपका 75% वाला जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं हुआ। ये रेगुलेशन है, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। 6(1) में क्या पड़ा, 4 कंडीशन, नेट टेंजिबल एसेट, एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट वर्थ और अगर नाम चेंज हुआ तो ये चारों फुलफिल हो गए तो आप IPO ला सकते हो। अगर नहीं फुलफिल हुई तो आपके पास में बुक बिल्डिंग का इशू है। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के अंदर है बुक बिल्डिंग इशू है, जिसमें आपको 75% मिनिमम QIBs को अलॉट करना पड़ेगा और QIBs को अलॉट नहीं करा तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये रेगुलेशन खत्म हो गया IPO का। IPO के अंदर 4 था, नहीं कर पाए तो वो 1 था। अब FPO के केस में है ना, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट दी है, नेम चेंज वाली। मतलब यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन दिया है कि आपका नेट टेंजिबल एसेट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटवर्थ वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। तो आप लॉजिकली सोचो कि कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है तो उसने उससे पहले लिस्ट करवाया होगा अपने को, लिस्टिंग के टाइम IPO फॉलो करा होगा, तो IPO के टाइम नेटवर्थ वगैरह, ये नेट टेंजिबल एसेट और प्रॉफिट वगैरह, इन चारों की कंडीशन उसने पहले तो फुलफिल कर ही दी है ना। तो उसके लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि हाँ ये पहले आपने फुलफिल करी थी, हम मानते हैं कि अभी भी आपकी फुलफिल ही होगी, आप बड़ी कंपनी हो। तो सिर्फ और सिर्फ आप देख लो कि आपकी कंपनी का नाम पिछले साल में चेंज तो नहीं हुआ। तो बात करते हैं FPO की, रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी 103। डिफरेंस क्यों इतना मैंने आपको बता दिया, IPO के रेगुलेशन पहले है, FPO के रेगुलेशन बाद में, मैं आपको कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। FPO के रेगुलेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है कि अगर आपने जब आप ऑफर लाना चाह रहे हो उसके पिछले साल में 1 साल के अंदर आपने नाम चेंज करा है तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज आप FPO की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हो। अगर मैंने नाम नहीं चेंज करा है तो हमें रिक्वायरमेंट पूरी, अगर नाम चेंज करा है तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट आया यह है कि जहाँ पे हम IPO की 4th कंडीशन डिस्कस कर रहे थे ना, जहाँ पे नाम चेंज करा है तो 50% से ज़्यादा नए बिजनेस की एक्टिविटीज से होना चाहिए, जो हमारा नया नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, उसमें सिर्फ 50% को हटा के 75% कर दो। पहले यहाँ पे भी 50% ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम ये बोल देते थे कि IPO की 4 कंडीशन, IPO के लिए 4 कंडीशन है और FPO के लिए जो IPO की 4th कंडीशन है वही एप्लीकेबल होती है। बट यहाँ पे वो 4th कंडीशन एप्लीकेबल तो होती है, पर यहाँ पे उन्होंने 50% को चेंज करके कर दिया 75%। मतलब ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करता हूँ, 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ पिछले साल में, तो 100 करोड़ में से 75 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है मेरा, वो मेरा होना चाहिए ऑटोमोबाइल के बिजनेस से ही, ठीक है। अगर ये कंडीशन में फुलफिल करता हूँ तो ही मैं फर्दर पब्लिक ऑफर ला सकता हूँ। अगर मान लो मैं फुलफिल नहीं करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम चेंज भी करा मैंने, फर्दर पब्लिक ऑफर भी लाना चाहता हूँ और मेरे जो रेवेन्यू है वो 75% से ज़्यादा का नए बिजनेस से नहीं है, तो इन दैट केस जो IPO के लिए एप्लीकेबल था ना बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू, जिसमें मिनिमम 75% QIBs को अलॉट करो अदरवाइज रिफंड कर दो, सेम टू सेम एप्लीकेबल होता है FPO के लिए भी। इसमें भी आपको बुक बिल्डिंग इशू के ऊपर जाना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग इशू के अंदर आपको QIBs को 75% अलॉट करनी पड़ेगी, अगर नहीं अलॉट कर पाए तो आपको करना पड़ेगा रिफंड। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी। फर्स्ट हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी कंपनीज की, वो डिबाटेड नहीं होना चाहिए, प्रमोटर डायरेक्टर डिबाट नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, और IPO के केस में कन्वर्जन आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कन्वर्टेबल है तो 2 एक्सेप्शन है उसके। एक्सेप्शन नंबर 1, ESOP या ESOP के अंदर इशू करे है मैंने वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, या फिर मैंने क्या था, या फिर मैंने आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फुल्ली पेड अप है, तो इन केस में नहीं होगा। फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे IPO की कंडीशन में 4, नेट टेंजिबल एसेट की, एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, नेटवर्थ की और नाम चेंज हो वो, और FPO के केस में एक ही। ये दोनों रिक्वायरमेंट अगर कोई कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई तो वो बुक बिल्डिंग के इशू के थ्रू जाएगी, 75% QIBs कलेक्ट करेगी और अपना अदरवाइज वो रिफंड कर देगी। नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो IPO लाना चाहती है और IPO लाने से पहले, ये अमेंडमेंट, हाँ पहले से बता दूँ,
कि अगर आईपीओ लाना चाहते हो और आपने आपकर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर रखे तो ऊपर के ऊपर की जो कंडीशन थे आईपीओ वाली वही फुलफिल करनी है आपको। इस कंडीशन पे नहीं जाना है आपको। इस कंडीशन पे तभी जाना है जब आपकी कंपनी ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे होते हैं। तो ये भी है ना नया टॉपिक है आपका, पहले नहीं पढ़ाया जाता था, अभी ऐड करा गया है इसको। तो मान लो सपोज मेरी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मैंने उन कंपनीज की शेयर होल्डर को पहले ही सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू कर रखे और वो कंपनी अब इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहती है तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज आपने ऐसे कोई इशू नहीं कर रखा है तो आपके ऊपर की 4 कंडीशन ही एप्लीकेबल होती है। अब कंपनी एक डिस्कस करते हैं सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर होता क्या है। नेक्स्ट, अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। वो प्रकार के इक्विटी शेयर्स जिन पे आपको राइट ज़्यादा मिल रहा है। मतलब अगर मान लो नॉर्मल वोटिंग का राइट कितना होता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, पर यहाँ पे अगर आप सुपीरियर राइट वाले इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो उनके ऊपर एक अलग, उनको दूसरे नॉर्मल शेयर होल्डर जो है उनसे ज़्यादा का राइट मिलता है। जैसे कि अगर मान लो 1 शेयर पे 1 वोट का राइट है तो इनको 1 शेयर पे 1 से ज़्यादा का राइट होगा, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो जब भी वो वोट करेंगे तो उनका 1 शेयर के ऊपर उनका 10 वोट माने जाएंगे। तो एक बात बताओ कि कोई कंपनी सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू क्यों करेगी? वो इसलिए इशू करती है क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर या फिर कंपनी खुद भी ऐसा चाहती है कि हमारा जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के पास में ही रहे। तो ये जो इक्विटी शेयर्स है ना सुपीरियर राइट वाले, वो सिर्फ प्रमोटर या फिर जो फाउंडर होते हैं ना कंपनी को बनाने वाले, उनको ही इशू करे जाते हैं। प्लस उसमें कंडीशन रखी है कि वो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे होने चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रमोटर तो हो पर आपको कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी का पता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होने चाहिए आप, और आप प्रमोटर भी होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए। कभी भी ये शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं होती है, ये सिर्फ इशू होती है प्रमोटर को ही। प्रमोटर को क्यों देने जाती है? क्योंकि प्रमोटर ही तो करता धरता होते हैं कंपनी के, वही तो देखते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरे डे टू डे एक्टिविटीज वही कंबाइन करते हैं। तो उनको हम ज़्यादा राइट दे रहे हैं। अब ये राइट ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको क्या लगता है कि कंपनी मान लो एक अनलिस्टेड थी, प्रमोटर के पास कंट्रोल था उनका, फिर कंपनी आईपीओ ला रही है, अपने शेयर्स पब्लिक को दे रही है, तो कहीं ना कहीं जाके उन शेयर्स के ऊपर भी पब्लिक का राइट बन जाएगा, पब्लिक उनमें वोटिंग करेगी। तो वहां पे वोट के लिए मान लो किसी ने, पब्लिक ने ज़्यादा शेयर अप्लाई कर लिए और धीरे धीरे दूसरों के शेयर्स भी खुद ही खरीदता गया, ऐसे कैसे करके उसने बहुत सारे शेयर खरीद लिए, तो कंट्रोलिंग राइट उसके पास चले गया। फिर उसके पास में जितनी ज़्यादा शेयर्स है उतने ज़्यादा उसके पास में वोट है। इस चीज़ से बचने के लिए कंपनीज एक्ट ने कॉन्सेप्ट लाया, उसे बोला सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, जिसमें है ना प्रमोटर को ज़्यादा राइट दे दिए कि हाँ आपको वोटिंग राइट ज़्यादा है या फिर आपको डिविडेंड के राइट ज़्यादा है, आप कंपनी को देख रहे हो, या फिर मेनली होता है वोटिंग राइट। तो आपने कंपनीज एक्ट में जो पढ़ा ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उसमें आप जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो वो यही है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, प्रोविजन वही है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ कि अगर आपने कंपनीज ने आईपीओ ला रही है और उससे पहले कंपनी ने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स अपने प्रमोटर फाउंडर जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं उनको दे रखी है, तो उनमें ये एडिशनल कंडीशन और है। अब मैंने जब बात करी कि सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। क्यों इशू करने पड़ते हैं कंपनी को वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि उनको शेयर होल्डर खुद ही चाहते कि है ना हाँ इन प्रमोटर के पास में है ना कंट्रोल ज़्यादा रहे, क्योंकि ये अगर प्रमोटर रहेंगे तभी कंपनी हमारी अच्छी चलेगी। अदरवाइज पब्लिक के पास में चलेगी वोटिंग राइट और किसी और के पास कंट्रोलिंग पावर चले गया तो कंपनीज का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे खुद शेयर होल्डर अपनी अप्रूवल दे रहे बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। तो वहाँ पे कंपनीज की एक और रिक्वायरमेंट पता पड़ गई कि कंपनीज को अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स के थ्रू एसआर इन जनरल मीटिंग। तो पता पड़ गया हमारे को एसआर इक्विटी शेयर्स क्यों इशू करे जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसने अपने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो उनको क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? वो कंपनी इंगेज होनी चाहिए, मतलब वो इन चीज़ों का बिजनेस करना चाहिए। 4 तो टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनके अंदर वर्क कर रही है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कर रही है, या फिर डाटा एनालिस्ट इनका बिजनेस कर रही है, वही कंपनी सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। इशू करेगी सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर को जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड कर रखे होंगे, और वो प्रमोटर हमारे कोई बड़े बड़े प्रमोटर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं एसआर इक्विटी शेयर्स अंबानी को इशू कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि
अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की है। तो ऐसा कोई प्रमोटर जिसकी खुद की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उसको आप एसआर इक्विटी शेयर्स नहीं यूज़ कर सकते हो। पहले ये लिमिट थी 500 करोड़, उसको चेंज करके कर दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू 1000 करोड़। मतलब जो एसआर, मैं नेटवर्थ कंपनी की नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन प्रमोटर को हम इशू कर रहे हैं उनकी नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। उनकी नेटवर्थ अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा है तो इनएलिजिबल हो जाते हैं। इन कंडीशन में पढ़ ली कि कंपनी किस बिजनेस में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वाली 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली और डाटा एनालिस्ट वाली। और ये इशू होने चाहिए हमारे सिर्फ प्रमोटर को या फाउंडर को जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड कर रखे होते हैं। थर्ड, उन प्रमोटर का या फिर उन फाउंडर का नेटवर्थ जो है वो कभी भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि एसआर इक्विटी इशू करने से पहले हमारे को अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स की थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके साथ में हमारा जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा उसमें हमारे को हर एक चीज़ की डिटेल देनी है कि कंपनी क्यों एसआर इक्विटी शेयर होल्डर करना चाहती है, क्यों कंपनी चाहती है कि नॉर्मल शेयर होल्डर से ज़्यादा प्रमोटर के पास में जो शेयर्स जारी है उनके पास में वोटिंग राइट ज़्यादा हो। अगर मान लो मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का और मुझे एसआर इक्विटी शेयर दिया है और मेरी डेथ हो गई तो मेरे लीगल हायर्स को शेयर जाएगी मेरी। तो लीगल हायर्स को शेयर जाने से उनके ऊपर जो सुपीरियर राइट है ना वो खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ मेरे को दिए तो सिर्फ मैं ही इंजॉय कर सकता हूँ उसका। अगर वो ट्रांसफर हो गई लीगल हायर्स को चली गई तो ये सुपीरियर राइट खत्म हो जाएगा। किसी और को मैंने लीगल हायर को दे दिया मैंने और उसको भी ये राइट रखता है तो वो मैं जैसा काम करता हूँ वैसा थोड़ी कर पाएगा। इसलिए वहां पे कंपनी के शेयर होल्डर को क्या बोल दिया गया है कि आप जिसको दे रहे हो ये सुपीरियर राइट, ये उसी के पास रहेगा, उसके लीगल हायर्स को भी नहीं जाएगा, वो ट्रांसफर कर देगा तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था कि जब मैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहा हूँ उससे पहले मेरे ये एसआर इक्विटी शेयर्स इशू हो जाने चाहिए, प्लस उनको होल्ड करे हुए 3 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब मैं प्रमोटर हूँ किसी कंपनी का, मुझे सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू करे होने चाहिए। तो जिस दिन मैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहा हूँ मेरी कंपनी का उससे पहले हो जाने चाहिए और मैंने उन शेयर को होल्ड करे हुए 3 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम में जो है ना सुपीरियर राइट है वो दे सकता हूँ 10 वोट का। मतलब मिनिमम राइट है मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर के ऊपर 10 वोट करने का और कम से कम राइट है 2 वोट करने का। एक शेयर के ऊपर मिनिमम 2 वोटिंग राइट या मैक्सिमम 10 या इनके बीच में कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट होता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स जो होती है ना, जो मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स से और इनका शेयर्स का है, इन दोनों का फेस वैल्यू हमारा सेम होना चाहिए। मतलब मेरे पास सुपीरियर राइट है, उनकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये है तो 10 ही होनी चाहिए। ऑर्डिनरी शेयर के है तो उनकी भी 10 रुपये है तो 10 ही, और एसआर वाले की भी 10 ही होनी चाहिए। मतलब दोनों का फेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक क्लास की ही एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूँ, डिफरेंशियल क्लास की नहीं कर सकता हूँ। मतलब मान लो कि एक की इशू प्राइस अलग रखी थी दूसरी क्लास की करी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही क्लास के एसआर इक्विटी शेयर्स एक कंपनी अपने प्रमोटर को इशू कर सकती है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे जो सुपीरियर राइट है वो सुपीरियर राइट सिर्फ वोटिंग के टर्म्स में होना चाहिए। अगर मान लो कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, उस कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं और उनको दे रखा है कि हाँ आपको एक शेयर के ऊपर 5 गुना डिविडेंड मिलेगा, तो ऐसा राइट नहीं होना चाहिए। राइट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वोटिंग ही होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सारी फुलफिल होगी। और ऐसी कंडीशन अगर सारी फुलफिल हो जाती है तो ही वो कंपनी अपनी ऑर्डिनरी शेयर्स को लिस्ट करा सकती है। अपनी एसआर इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करा सकती क्योंकि वो पब्लिक को नहीं जा रही है, वो तो प्रमोटर के पास में ही है। तो उनको लिस्ट क्यों कराएगी कंपनी? लिस्ट कराएगी कंपनी उन्हीं शेयर को जो पब्लिक के पास जा रही है। तो अपनी ऑर्डिनरी शेयर्स ही पब्लिक को इशू कर सकती है और दूसरा एसआर जो इक्विटी शेयर्स है वो प्रमोटर को जा रही है, प्रमोटर को इशू कर सकते हैं, पब्लिक को तो कर ही नहीं सकते। तो बात ही नहीं उठती है कि उनको लिस्ट कराए। कंपनी अपनी पब्लिक जो ऑर्डिनरी शेयर है उनको ही इशू करेगी, उनको ही लिस्ट कराएगी। तो ये केस हमने कहा पढ़ा, उस केस में जिस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे तभी हमको देखनी है। अदरवाइज हमारे को रेगुलेशन 6(1) नेट टेंजिबल एसेट वाला, प्रॉफिट वाला, नेटवर्थ वाला और नॉन चेंज वाला, ये चारों ही देखने। ये फुलफिल हुआ तो ठीक, नहीं फुलफिल हुआ तो बुक बिल्डिंग के थ्रू लाओ और उसके अंदर आप क्या करो 75% QIBs को दे दो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा जनरल कंडीशन। फर्स्ट हमने देखी कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी कि कौन कौन सी कंपनी नहीं कर सकती है। थर्ड देखी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और एसआर इक्विटी शेयर इशू करी है तो उनके ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं एसआर इक्विटी शेयर वाले जो है ना वो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ऊपर वाली जो 4 कंडीशन है आईपीओ वाली और एक कंडीशन एफपीओ वाली, वो याद रखोगे तो भी आपके लिए इनफ है। या आप एक्स्ट्रा कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ोगे, एसआर इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ना तब भी ये
कंडीशन सारी आपकी वहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है जनरल कंडीशन आईपीओ और एफपीओ के लिए, मतलब ये जनरल है, ये तो करनी है आपको। आईपीओ के केस में बात करूँ तो रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है रेगुलेशन नंबर 7, और एफपीओ की बात करूँ तो वहाँ पे रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है 104। अब जनरल कंडीशन क्या कहती है? जनरल कंडीशन कहती है कि कंपनी जब भी कोई आईपीओ या एफपीओ लाना चाहती है तो उसने स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी चाहिए। मतलब अगर मैं कंपनी की आईपीओ लाना चाहता हूँ या एफपीओ लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा, उससे एक रिटर्न में अप्रूवल ले लूंगा कि हाँ मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहता हूँ और उन कंपनी को लिस्टेड कराना चाहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और स्टॉक एक्सचेंज को कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना रिटर्न में दे रहे कि हाँ आप लाओ इशू, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल, एक होता है बीएससी और एक होता है एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में। तो फर्स्ट कंडीशन जनरल क्या थी कि हमारे को उन स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लानी है, पहले ही जाके हमारे को आईपीओ या एफपीओ से पहले ही जाके हमारे को उनकी अप्रूवल लेके आनी है। मान लो आईपीओ या एफपीओ लाए और फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास गए कि हमारी कंपनी को लिस्ट कर दिया और उन्होंने किसी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मना बोल दिया तो आपका इश्यू चले जाएगा ना पूरा। इसलिए वहां पे कंडीशन क्या रखी कि आप पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेके आओ। दूसरा, जब भी आप शेयर इशू करोगे तो आप ये तो है ही नहीं कि पर्चे बांटोगे, शेयर सर्टिफिकेट दोगे, आप वहाँ पे नेशनल लेवल पे आप इशू करना चाहते हो तो आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आएगी आपके पास में। तो वहाँ पे क्या बोलती है कि आपकी जो शेयर्स आप इशू कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकती है डिपॉजिटरी ओनली। तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए डिपॉजिटरी के साथ में कि हाँ मैं ये इशू लाना चाहता हूँ, इतने शेयर्स का इशू लाना चाहता हूँ और उनका आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो, मैं सारा इशू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाए। ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए हमारा डिपॉजिटरी के साथ में। थर्ड कंडीशन, सारी पार्टली पेड अप शेयर्स जो है वो हमारी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अगर मान लो मेरी कंपनी की सारी फुल्ली पेड अप शेयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पार्टली पेड अप है तो पहले मैं उनको फुल्ली पेड अप करूंगा, देन ओनली मैं एलिजिबल होऊंगा। जनरल कंडीशन मेरी ये फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट पढ़ा था इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सेकंड पढ़ा था डिपॉजिटरी के साथ में मेरा एग्रीमेंट होना चाहिए, और प्रमोटर की जो सारी शेयर होल्डिंग है वो डीमेट फॉर्म में ही होनी चाहिए ओनली। और अभी वैसे भी है ना, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया है कि उनकी सारी के सारी शेयर्स डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है ना तो भी उसकी पहले से सारी की सारी शेयर डीमेट फॉर्म में ही होगी। पब्लिक कंपनी बना रखी मतलब डीमेट फॉर्म में, और वही पब्लिक कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो ऑलरेडी उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी ही होगी। चार तो ये सिंपल कंडीशन थी, स्टॉक एक्सचेंज वाली, डीमेट फॉर्म वाली, डीमेटेरियलाइजेशन एग्रीमेंट वाली, या फिर फुल पेड अप इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन जनरल कंडीशन, इसको एक बार पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाहती है। चलो देखो, कंपनीज के क्या होना चाहिए, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स इज इक्वल टू 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट excluding amount to be raised through proposed public issue or through existing inidentifiable internal accruals। तो देखो हम एक बार एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि अब क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से ये कंडीशन रखी गई है। एक सपोज मान लो एबीसी लिमिटेड है, वो अपना आईपीओ लाना चाहती है, तो उसके पास में एक प्रोजेक्ट था 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो उसने सोचा कि एक काम करता हूं मैं, 1000 करोड़ तो मैं पब्लिक इशू करता हूँ, 200 करोड़ रुपए तो मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस में अपना प्रॉफिट वगैरह पड़ा हुआ है तो वो यूज कर लेता हूँ, और 800 करोड़ का मैं काम करता हूँ, लोन ले लेता हूँ। उस हिसाब से मेरे पास 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और 2000 करोड़ का मेरा ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करने के लिए मेरे पास इनफ फाइनेंस हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैं आईपीओ में गया, आईपीओ करा, सब कुछ सही रहा, 1000 करोड़ रुपए मेरा आईपीओ में आ गए। फिर 200 करोड़ रुपए तो मेरे पास खुद से पहले से पड़े थे अपने रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वो यूज कर लिया, तो मेरे पास हो गए 1200 करोड़। अब 800 करोड़ रुपए और चाहिए थे मुझे, तो मैं गया बैंक के पास में कि लोन दे दो भैया मेरे को। बैंक ने बोला भैया 800 करोड़ का लोन चाहिए, भैया हम तो नहीं दे सकते 800 करोड़ का लोन, मतलब कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, और कंपनी ने, बैंक ने मना बोल दिया हमारे को लोन देने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास में 2000 करोड़ तो आई नहीं, तो आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें फाइनेंस कम पड़ गया, तो आप अब उस तरह से काम नहीं कर पाओगे जिस तरह से आपका 2000 का करोड़ था। मान लो 2000 करोड़ पूरे नहीं आए तो शायद तक आपको पूरा प्रोजेक्ट ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसे
केसेस में हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से आपका आईपीओ जो का जो पैसा आया ना वो भी आपका कुछ काम का नहीं रहा। तो इसीलिए एक जनरल कंडीशन और बनी, उस कंडीशन में लिखा कि अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट 200 करोड़ 2000 करोड़ का है, उसमें से 1000 करोड़ आप पब्लिक इशू के ला रहे हो तो उसको माइनस कर दो, प्लस इंटरनल अक्रूवल से मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के पास में आपका प्रॉफिट वगैरह पड़ा हुआ है तो वो माइनस कर लो। उसके बाद में जो आपका पैसा बच रहा है मतलब 2000 करोड़ माइनस 1000 करोड़ का पब्लिक इशू माइनस 200 रुपए आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तो बचे आपके 800 रुपए। उन 800 रुपए का आपके पास में फॉर्म अरेंजमेंट होना चाहिए पहले से। फॉर्म अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि अगर मैं लोन के थ्रू ले रहा हूँ उनका पैसा तो मेरे पास में लोन का सेंक्शन लेटर, बैंक का सेंक्शन लेटर मिल जाना चाहिए मुझे, जो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ 800 करोड़ तो आपके पास में लोन के थ्रू आ ही रहे हैं। वो इश्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में बैंक आपको लोन दे देगी। तो बच रहा जो पैसा है ना आपका प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट के लिए आपके पास में फॉर्म अरेंजमेंट हो जाना चाहिए एटलीस्ट 75% का। मतलब वो 800 करोड़ है ना, उस 800 करोड़ का 75% 600 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपके पास में बैंक का सेंक्शन लेटर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसको है ना पब्लिक वेरीफाई कर सके, इसलिए उसको बोलते हैं फॉर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स। मतलब अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है 800 करोड़ का था मेरा, बाकी उसमें से 600 करोड़ का मैंने लोन से ले रखा है, तो पब्लिक जो है वो सेंक्शन लेटर के थ्रू उसको वेरीफाई कर सके, ऐसा होना चाहिए। यूँ खाली मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे को बैंक लोन दे रही है और सेंक्शन लेटर नहीं लगाया मैंने, प्रूफ में वगैरह नहीं दिए, तो उसको वेरीफाई कैसे करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो बच रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें से टोटल प्रोजेक्ट माइनस अमाउंट प्रपोज्ड पब्लिक इशू और थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड इंटरनल अप्रूवल मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ये माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बच रहा है उसका 75% का पास आपका फॉर्म अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसको वेरीफाई भी कर सकती है पब्लिक। अब इसको वापस पढ़ो आपका दिमाग में एग्जाम्पल के साथ में कि 2000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था, पब्लिक इशू 1000 रुपये का था, इंटरनल अप्रूवल्स अपने 200 की थी, और बच रहा जो अपना है वो 75% मतलब 600 करोड़, उसका फॉर्म अरेंजमेंट थ्रू वेरीफाइबल मीन। Firm arrangement of finance through verifiable means is 75% or more of the stated means of finance for specific project, मतलब specific project 2000 करोड़ का, excluding amount to be raised through public issue or through existing identifiable internal accruals। लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अमाउंट एज मेंशन इन डीओडी एंड ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ द इशू साइज। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि आप मान लो 1000 करोड़ का आपका इशू ला रहे हो तो उसका 25% या 25% से कम का आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में डाल सकते हो। मतलब अगर मान लो आप 1000 करोड़ का पब्लिक इशू ला रहे हो तो आपने बता रखा होगा कि हाँ मैं 200 करोड़ रुपए का तो लैंड खरीदूंगा, 500 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, 100 करोड़ का मैं रॉ मटेरियल वगैरह खरीदूंगा। तो ऐसे करके आपने बहुत पूरा बाइफर्केशन दे रखा होता है। तो उसमें मान लो मैंने 800 करोड़ तक का बाइफर्केशन दे दिया, तो मेरे पास में ये छूट है कि बाकी के 200 करोड़ का मैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से आपका रेस कर सकता हूँ। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर हमारा जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, उसमें हमारा इशू साइज का मैक्सिमम 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैं आपसे ले सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ ये स्पेसिफिक किस लिए कहाँ यूज़ होगा, वो मैंने जनरल यूज़ के लिए डाल दिया। तो उस जनरल यूज़ के लिए यूँ नहीं है कि मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा हूँ और 500 करोड़ बोल दिया जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, तो भाई वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के सर आप 500 करोड़ रुपए की बात है। तो यहाँ पे सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप मैक्सिमम 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से ले सकते हो। सेकंड उन्होंने यहाँ पे एक अमेंडमेंट करा है। पहले सिर्फ इतना सा ही था जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर 25% मैक्सिमम आप रेस कर सकते हो और उसका बाइफर्केशन आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट लाया कि वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप कोई भी अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट करते हो या एक्विजिशन करते हो तो भी आप मैक्सिमम रख सकते हो 25%। मतलब अगर आप मान लो 1000 करोड़ का इशू ला रहे हो, उस इशू में 25% आप तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से ले सकते हो, उसका आपको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर डाल दिया आपने। और अगर मान लो आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे भी डाल रहे हो प्लस कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या एक्विजिशन कर रहे हो, तो इन दोनों का मिला के आप 35% तक कर सकते हो। और अगर मान लो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे कुछ नहीं ले रहे हो तो ये जो लिमिट है ना
अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट की, वो हो जाती है आपकी 25%। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर वापस इसको पढ़ेंगे अपन। अगर मान लो आप 1000 करोड़ का पब्लिक इशू लाना चाहते हो, तो आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से मैक्सिमम 25%, मतलब 250 करोड़ तक आप मैक्सिमम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम से ले सकते हो। और अगर उसी इशू में आपका कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है जो आप पूरा बाइफरकेट नहीं कर रहे हो, खाली बोल रहे हो कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करोगे वो कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उस केस में क्या कह सकते हैं, उस केस में कंपनीज एक्ट, सेबीज एक्ट ने क्या बोला कि आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस ऐसे अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का मिला के तो रख सकते हो 35% मैक्सिमम, मतलब 350 करोड़ तक। और अगर मान लो आपका अनआइडेंटिफाइबल नहीं है, तो आप मैक्सिमम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से रख सकते हो। तो इसका यूँ मतलब नहीं है कि आप 35% तक खींच सकते हो। इनकी दोनों की इंडिविजुअल लिमिट है। आप अगर आइदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रख रहे हो तो मैक्सिमम 25%, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट ही है, तो वहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम लिमिट है 25%। और अगर इस केस में जिसमें दोनों है ये, तो वहाँ पे इन दोनों की 25-25 दोनों को प्लस नहीं करेंगे, वहाँ पे हो जाएगा 35% मैक्सिमम। आई थिंक यू आर क्लियर। देख लेते हैं एक और बार। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अमाउंट इज मेंशन इन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ द पब्लिक इशू। The amount for general corporate purpose plus such object where the issuer company is not identified acquisition or investment targets, मतलब पता ही नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसा इन्वेस्टमेंट as mentioned in the object of the issuer in the draft of a document and offer document shall not exceed 35% of the amount to be raised, मतलब दोनों को मिला के लिमिट दे दी 35%। Only for such unidentifiable object oblique investment the amount shall not exceed 25% of the issue size, मतलब इंडिविजुअल उन दोनों की लिमिट दे दी 25% और दोनों को मिला के करेंगे तो वहाँ पे लिमिट दे दी उन्होंने 35%। सिंपल। इन केस अगर मान लो आपकी कंपनी है, सारी जनरल कंडीशन वगैरह देख लिया आपने, एलिजिबिलिटी देख लिया, रिक्वायरमेंट देख ली, नेट टेंजिबल एसेट वाली वो सारी देख ली, फिर उसके बाद में मान लो अगर आपकी कंपनी ऐसी कोई है जो आईपीओ ला रही है या आईपीओ ला रही है, उस कंपनी का पिछले कुछ टाइम पहले वो कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म थी, वो पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट होकर कंपनी बनी हुई है, या फिर पहले वो एक बड़ी कंपनी थी, उन कंपनी को अलग कर दिया, एक कंपनी अलग बन गई, एक कंपनी अलग बन गई और वो ऐसी अलग कंपनी अपने इशू लाना चाहती है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला कि अगर आपने कन्वर्जन कराया है अपना पार्टनरशिप फर्म से कंपनी के अंदर पिछले सालों में, या फिर डिवीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी करा है, तो ऐसे केस में उनका बोला है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट है वो हम तभी कंसिडर करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। फर्स्ट कंडीशन, ट्रैक रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कंसिडर्ड ओनली, वो कंसिडर करेंगे ओनली इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर आर मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय सीए एंड ट्रू एंड फेयर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हमारी कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बनी, उस कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हैं और वो 2 साल पहले, वो कंपनी हमारी जो थी वो 2 साल पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्ट होने के बाद में वो एक कंपनी बनी, ठीक है। अगर ऐसी कंपनी है तो जब से वो कन्वर्ट हो गई उसके बाद से तो कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया और उसने अपने फाइनेंशियल वगैरह है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए थे। बट यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अगर मान लो आप पार्टनरशिप से कन्वर्ट हुए हो तो पिछले 3 साल के आपको फाइनेंशियल चाहिए और 2 साल के फाइनेंशियल तो आपके पास में बने हुए हैं इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आप कंपनी में कन्वर्ट हो गए थे। तो पिछले उससे 1 साल का जब आप पार्टनरशिप फर्म थे, उन फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनवाओ, एक सीए से उसको सर्टिफाइड करवाओ और वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, सारे उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए, तभी हम जाके मानेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म भी कंपनीज एक्ट के हिसाब इस रेगुलेशन का फॉलो कर रही है। सिंपल सा देखना है कि अगर कंपनी कन्वर्ट हुई है फ्रॉम एलएलपी टू कंपनी या फिर डिवीजन ऑफ ए कंपनी दिया है, तो फास्ट ट्रैक तो जो रिकॉर्ड है उनका प्रॉफिट का या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का, वो हम तभी कंसिडर करेंगे जब उनके जो पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे या डिवीजन से पहले के जो फाइनेंशियल थे वो कन्वर्ट कर दिए जाए इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। नेक्स्ट, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, इसमें आईपीओ की रेगुलेशन दिया है रेगुलेशन 8 और एफपीओ के लिए रेगुलेशन दिया है रेगुलेशन 105। ऑफर फॉर सेल क्या है हमने पहले डिस्कस कर लिया, जब प्रमोटर खुद या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को पब्लिक को देना चाहता है, पब्लिक इशू के अंदर रखना चाहती है, तो उस केस को बोलते हैं हम ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेबी ने क्या बोला, एक रेस्ट्रिक्शन रखा है कि अगर मान लो मैं किसी कंपनी का
प्रमोटर हूँ या शेयर होल्डर हूँ, मैंने कल ही उस कंपनी के शेयर्स खरीदे और 1 महीने बाद में उस कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, तो मैंने उसको जाके बोल दिया नहीं नहीं मेरे शेयर भी खरीद लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन रखिए कि ऑफर फॉर सेल अगर आप कर रही है आपकी कंपनी, तो आपको ये एडिशनल कंडीशन इन रिलेशन टू ऑल अदर कंडीशन, ये एडिशन है, मतलब वो सारी कंडीशन तो फुलफिल होगी। और आपके केस में अगर ऑफर फॉर सेल इंक्लूड हो रहा है या फिर पूरा ही ऑफर आपका ऑफर फॉर सेल है, या फिर आप एक नई शेयर्स प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का मिक्सर कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उन सब कंडीशन के साथ में आपकी ये एडिशनल कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, मतलब जो हमारे ऑफर फॉर सेल के अंदर सेल कर रहे हैं हम शेयर्स, जैसे कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ और वो ऑफर फॉर सेल में देना चाहता हूँ, तो वो सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, उनके ऊपर जितनी भी कॉल्स होनी चाहिए वो सारी मैंने पेड कर दी होनी चाहिए, वही शेयर्स एलिजिबल होते हैं। दूसरी, होल्डिंग पीरियड ऑफ सच शेयर्स, जो मैं बेचना चाहता हूँ उनका 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। जब से मैं ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा हूँ सेबी को, उस सेबी को फाइल करने से पहले की जो होल्डिंग है उन शेयर्स की वो 1 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। बट इन केस अगर वो मेरे को शेयर्स मिली है कन्वर्टेबल होने के बाद में, मतलब मैंने कोई ऐसी शेयर्स होल्ड कर रखी थी जो इक्विटी नहीं थी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी, और वो फिर कन्वर्ट हो गई इक्विटी में, तो उसमें होल्डिंग पीरियड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि रूल्स क्या कहता है। रूल्स तो ये बोलता है कि जिस दिन आप अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उस दिन से पहले आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अगर कन्वर्ट हो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कन्वर्ट नहीं हुई है तो आप, अगर कन्वर्ट हुई है तो आप उसमें होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे। आप होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करोगे कि जितने टाइम आपने वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड कर रखी प्लस कन्वर्जन के बाद में जो इक्विटी होल्ड कर रखी, उन दोनों का टोटल पीरियड कैलकुलेट करा जाएगा। मान लो सपोज मैंने 18 महीने तक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड करी, फिर कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट करने के बाद में भी 4 महीने होल्ड करी, तो मेरा होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होगा 18 + 4, तो वो दोनों मिला के 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरी शेयर्स एलिजिबल हो जाएगी। यूँ नहीं होगा कि मेरे इक्विटी में कन्वर्ट होने के बाद तो मैंने 4 महीने होल्ड करी तो 12 महीने वाला रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड प्लस वो कन्वर्ट के बाद में जो इक्विटी होल्डिंग पीरियड था वो दोनों कैलकुलेट करा जाएगा 1 साल के रिक्वायरमेंट के लिए। 3 ही कंडीशन है, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, दूसरा होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा क्या होना चाहिए, अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो कन्वर्टेबल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने से पहले वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए, और कन्वर्जन पीरियड और होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम इक्विटी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्लस इक्विटी का, इन दोनों का मिला के हम कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करेंगे। आईपीओ के लिए रेगुलेशन नंबर 8 और एफपीओ के लिए रेगुलेशन नंबर 105। अब इन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए कि अगर मान लो आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो अगर ये केस है तो आपकी शेयर्स, तो भी आपकी शेयर्स एलिजिबल रहेगी। कब? जब अगर मेरी कंपनी जो आईपीओ ला रही है या एफपीओ ला रही है वो कोई स्टेचुटरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप का कंपनी है। अगर ये तीनों कंपनी है तो भली मैंने अपनी जो शेयर्स है वो 1 साल से कम होल्ड कर रखी है और वो मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं बेच सकता हूँ। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है ना, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ऑफर फॉर सेल के लिए फुल्ली पेड अप है वो तो एप्लीकेबल हो रहा ही है, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, बट होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है ना वो भी होना चाहिए। पर अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हो तो नहीं आएगी। फर्स्ट कैटेगरी थी अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी हो, स्टेचुटरी कंपनी हो या स्पेशल पर्पस व्हीकल हो, ये 3 हो तो होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से कम होगा तो भी चलेगा। दूसरा, अगर आपने शेयर्स होल्ड करी है किसी ऐसे ऑर्डर के ऊपर या कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद में आपने वो शेयर्स होल्ड करी है तो आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लो आपने शेयर्स होल्ड कर रखी थी एबीसी लिमिटेड की और फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास आया कि एबीसी लिमिटेड अपनी शेयर्स पीक्यूआर लिमिटेड के साथ में अमालगमेट हो रही है, मर्जर हो रहा है उन दोनों का, और वो दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना रही है XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड दोनों मिलके मर्ज हो रही है और नई कंपनी बना रहे हैं XYZ लिमिटेड। तो आपकी शेयर्स थी मान लो एबीसी लिमिटेड के अंदर, आप पिछले 2 साल से होल्ड करके बैठे थे, फिर आपकी वो शेयर्स ले ली गई उस कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू और आपको नई शेयर्स इशू करी गई है XYZ लिमिटेड की, जो नई कंपनी बनी उसकी। तो जब वो इशू हुई उसके बाद में आपकी कंपनी कोई ऑफर फॉर सेल लाने चाहती है, तो वहाँ की जो शेयर्स आई वहाँ से आने के बाद में आपके पास में 2 महीने ही पड़ी रही सपोज, तो आपका जो 1 साल वाला रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने एबीसी लिमिटेड की पिछले शेयर्स बहुत टाइम से होल्ड कर रखी थी और उन्हीं शेयर्स के बदले में आपको
नई कंपनी की शेयर्स मिली है, तो ऐसा कोई कंडीशन होती है तो भी आपका होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर आपका कैलकुलेट नहीं होता है। थर्ड होती है कि अगर आपने बोनस इशू कर रखा है, मतलब एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं, इफ शेयर्स ऑफर्ड वर इशूड अंडर बोनस इशू ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जिनका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज्यादा हो बिफोर फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर बोनस इशूइंग फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड नॉट यूजिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक, मतलब जिन शेयर्स के ऊपर मेरे को बोनस इशू मिला है उन शेयर्स का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, तो जो मेरे को बोनस इशू में शेयर्स मिले हैं वो भी मैं ऑफर फॉर सेल में रख सकता हूँ। सपोज मेरे को इक्विटी शेयर मैंने होल्ड करके थी पिछले 4 साल से और मेरे को पिछले 6 महीने में बोनस इशू मिला, तो बोनस इशू में जो नई शेयर्स मेरे को मिली ना वो ऑफर फॉर सेल के लिए मैं रख सकता हूँ, भले उनका होल्डिंग पीरियड 6 महीने ही था, 1 साल तक नहीं था, क्योंकि ओरिजिनल जो शेयर्स थे ना जिनके ऊपर मेरे को बोनस मिला उनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था। कब था? जब हमने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा सेबी के पास में, तब से उससे पहले हमारे पास में बोनस शेयर्स जो हमारे को जिन शेयर्स के ऊपर इशू करे गए थे उनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था। बट वो बोनस इशू का ये एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन एक और दे दी है कि वो बोनस इशू जो इशू करा है वो हमारे को फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करके ही हमारे को इशू करा गया है। अगर हमारा उस इशू में कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड होगा तब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा और तब आपको होल्डिंग पीरियड देखनी पड़ेगी 1 साल की। तो ऑफर फॉर सेल में हमने 3 कंडीशन देखी। सबसे पहले ऑफर फॉर सेल क्या होता है ये आपने डिस्कस कर लिया, फिर उसकी 3 कंडीशन देखी। 3 कंडीशन थी, फर्स्ट पे फुल्ली पेड अप, सेकंड था उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए, और अगर कन्वर्टेबल थी सिक्योरिटी तो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले कन्वर्ट हो जानी चाहिए, और उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्लस इक्विटी शेयर होल्डर, इन दोनों का होल्डिंग पीरियड मिला के हम कैलकुलेट करेंगे। 1 ईयर से पूरा होना चाहिए। ये 1 ईयर वाला क्राइटेरिया 3 जगह आपको नहीं एप्लीकेबल होगा। जब कोई हमारी कंपनी इशू ला रही है वो गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेचुटरी कंपनी है, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये 3 है। या फिर आपको शेयर्स जो मिली है वो कोर्ट के ऑर्डर के मिली है अंडर सेक्शन 232 234 ऑफ कंपनीज एक्ट, इन सेक्शन के अंदर आपको वो शेयर्स मिली गई है, तो आपको 1 साल का होल्डिंग पीरियड रखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको बोनस इशू मिली है, वो बोनस इशू मिली है उन शेयर्स के ऊपर जिन शेयर्स का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, और बोनस इशू के टाइम पे हमने फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करा था, और उसके अंदर हमने कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का यूज नहीं करा है उन बोनस शेयर्स को इशू करने के टाइम। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है एडिशनल कंडीशन, तो आपका ऑफर फॉर सेल के लिए भी एलिजिबल हो। मेन 3 कंडीशन देखिए ऊपर, और नीचे 3 एक्सेप्शन है होल्डिंग पीरियड वाले। ठीक है, नेक्स्ट ये अमेंडमेंट है रेगुलेशन 8A, सिर्फ एप्लीकेबल हो रहा है आईपीओ के केस में। और ऊपर की बात करूँ तो ऑफर फॉर सेल में जो सारी कंडीशन है ना वो आईपीओ के केस में भी एप्लीकेबल है रेगुलेशन 8 के अंदर, और एफपीओ के केस में भी एप्लीकेबल है, उसके लिए रेगुलेशन है 105। अब ये रेगुलेशन सिर्फ 8A ही आया है। इसमें क्या बोल दिया है कि अगर कोई भी कंपनी ऑफर फॉर सेल लाना चाहती है तो उसकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी होल्डिंग अगर 20% से ज्यादा थी तो आप मैक्सिमम 50% तक ही आप ऑफर कर सकते हो, और अगर मान लो उनकी होल्डिंग 20% से कम थी तो आप मैक्सिमम 10% ऑफ योर ऑफ द इशू प्री इशू उतना ही आप अपना ऑफर फॉर सेल में रख सकते हो। एक बार पढ़ लेते हैं। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल इन केस ऑफ आईपीओ एज पर रेगुलेशन 6(2) दैट इज बुक बिल्डिंग इशू। मतलब यहाँ पे रेगुलेशन 8A कब एप्लीकेबल होगा? जब आप ऑफर फॉर सेल तो ला रहे हो, मतलब अपने शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर तो बेच रहे हो, प्लस वो बेच रहे हो बुक बिल्डिंग के इशू के थ्रू। मतलब रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 वो कब एप्लीकेबल होती है? जब 6(1) के वो जो 4 क्राइटेरिया है, नेट टेंजिबल एसेट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटवर्थ वाला और नाम चेंज वाला, ये चारों फुलफिल नहीं हो रही है तो आप इशू ला सकते हो 6(2) के हिसाब से। उसके अंदर बुक बिल्डिंग इशू होता है और 75% QIB इसको देते हैं। अगर हमारा केस वो है बुक बिल्डिंग इशू वाला केस है, और हमारी शेयर्स में ऑफर फॉर सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स भी ऑफर कर रखी है, तो आपका रेगुलेशन 8A और एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ होगा आईपीओ के केस में ही, जहाँ पे बोलेंगे कि अगर सेलिंग शेयर होल्डर की होल्डिंग 20% से ज्यादा है तो आप मैक्सिमम प्री इशू की 50% तक ही अपना ऑफर फॉर सेल में शेयर कर सकते हो, और अगर मान लो आपकी होल्डिंग 20% से कम थी तो आप अपना प्री इशू साइज का मैक्सिमम 10% ही ऑफर फॉर सेल में दे सकते हो। If holding of the shares are shareholder
इंडिविजुअल प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, मतलब मैं अकेला या फिर मेरा रिलेटिव वगैरह ये सब, इज मोर देन 20% ऑफ द प्री इशू कैपिटल, प्री इशू शेयर होल्डिंग and are being offered in offer for sale, so then share offered in offer for sale shall not exceed 50% of the pre share holding। मतलब प्री शेयर होल्डिंग अपने 100 करोड़ थी और अपने जो शेयर बेच रहे हैं सेलिंग शेयर होल्डर है वो 20% से ज़्यादा के शेयर बेच रहे हैं, तो वो मैक्सिमम बेच सकते हैं 50% ऑफ द प्री इशू शेयर कैपिटल, और अगर उनकी होल्डिंग 20% से कम है तो वो वहाँ पे बेच सकते हैं मैक्सिमम 10%। अभी सारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट प्लस फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करोगे प्लस जिस दिन आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज या आरओसी को फाइल करोगे, ये दोनों टाइम ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? सबसे पहले सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल कहाँ होगा, रेगुलेशन 3 है उसकी। फिर कौन कौन से किस किस टाइप के इशू आते हैं, वो आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, वो सारे। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी कंपनी इनएलिजिबल है आईपीओ वाले, वो डिपार्टर वाले, वो फ्रॉडुलेंट डिफॉल्टर वाले, या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है उसके 2 एक्सेप्शन थे, वो सारे। फिर क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, नेट टेंजिबल एसेट वाला, प्रॉफिट वाला, नेटवर्थ वाला, नाम चेंज करा वो फुलफिल नहीं हुई तो आईपीओ के थ्रू 75% क्यूआईबीस को देंगे, वो सारा पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में पढ़ा कि एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं किसी कंपनी ने और वो आईपीओ लाना चाहती है तो ऑर्डिनरी शेयर को मेन बोर्ड पे लिस्ट करा सकती है। उसके लिए उसकी कंडीशन पड़ी, सब प्रमोटर वगैरह को इशू करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, फेस वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ऑर्डिनरी शेयर को लिस्ट करा सकते हैं, एसआर पास कराना चाहिए, मैक्सिमम 2:1, मिनिमम 2:1 और मैक्सिमम 10:1 का वोटिंग राइट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट ही होना चाहिए। वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, जनरल कंडीशन देखी जिसमें स्टॉक एक्सचेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है, प्रमोटर के होल्डर डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए, डीमेटेरियलाइजेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, डिपॉजिटरी के साथ में ऑल एग्जिस्टिंग शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, फॉर्म अरेंजमेंट होना चाहिए एटलीस्ट 75%, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 25% रख सकते हैं, और अनआइडेंटिफाइबल अगर उसमें भी है तो मैक्सिमम दोनों का मिला के 35%, इंडिविजुअल की दोनों की लिमिट है 25%। फिर हमने पढ़ा कि अगर कन्वर्जन वगैरह करी हुई है तो हमारा आपका प्रॉफिट वगैरह हम तभी माना जाएंगे तो आप एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए के द्वारा बनाओ और उनको ट्रू एंड फेयर भी होने चाहिए। ये सब कंडीशन है तभी आपका वो आपके फाइनेंशियल को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पढ़ा एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, उसमें हमने बोला कि 3 कंडीशन थी, शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, और कन्वर्जन पीरियड है तो ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करने से पहले कन्वर्ट होना चाहिए, और होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन प्लस इक्विटी दोनों को मिला के। और ये इसका एक्सेप्शन था 1 साल का कि कब नहीं करना चाहते, वो स्टैट्यूटरी कंपनी वाला वो ऑर्डर के तहत मिली हुई है या फिर बोनस इशू करा गई है उस इक्विटी शेयर के ऊपर जिनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ी, ये एप्लीकेबल होगी जब हमारा ऑफर फॉर सेल है प्लस एज पर रेगुलेशन 6(2) बुक बिल्डिंग इशू 75% वाला क्यूआईबीस को वो वाला में है तभी एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इतनी जगह हमने बात करी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, इन चीज़ को तो मैंने समझाया ही नहीं अभी तक आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है और ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है।